जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस कक्षा 12वीं चैप्टर 3 जिसका नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। और आज इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन कराया जाएगा जो कि लाइन बाय लाइन कराएंगे, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे दोस्त, आज आप सबको क्या पढ़ाएंगे? पॉलिटिकल साइंस, जिसे हिंदी में राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। यह कक्षा 12वीं के स्टूडेंट के लिए है, चैप्टर 3 जिसका नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, जिसका आपको फुल चैप्टर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कराया जाएगा, जो कि आप एनसीईआरटी बुक खरीदे होंगे तो उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट लाइन होता है वो आज आप सबको कराएंगे। पूरा चैप्टर नहीं, आपको जो मेन में लाइन होता है वो आज कराएंगे ताकि आपको एग्जाम तक याद रहे। चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे दोस्त एक बात और समझ लीजिए, अगर आपने चैप्टर 2 और 1 नहीं देखे हैं और आप देखना चाहते हैं तो लिंक यहाँ पर आई बटन में या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पॉलिटिकल साइंस प्लेलिस्ट मिलेगा। चलिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। आपका चैप्टर का नाम क्या है? समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। इसका परिचय पढ़िए, उसके बाद आगे हम चैप्टर के पढ़ेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है? हमने पिछले अध्याय में देखा था कि शीत युद्ध के अंत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा। और थोड़ा समझिए, जब आप चैप्टर 1 पढ़ रहे थे तो शीत युद्ध का दौर था। किस था? शीत युद्ध का दौर था, जिसमें दो देश थे, एक था यूएसए और एक यूएसएसआर था, जिसमें से एक देश बचा था। कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि ताकतवर देश बनकर उभरा और दुनिया में कोई उसकी टक्कर का प्रतिद्वंदी ना रहा। और उसके जैसा मतलब मुकाबला में, हथियार में कोई नहीं था पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, इसी घटना के बाद एक ध्रुवीयता का विश्व का दौर कहा गया। क्या कहा गया? एक ध्रुवीयता, मतलब कि एक ही देश का राज्य चलता था। अमेरिकी प्रभुत्व की प्राकृतिक विस्तार और सीमाओं को समझेंगे इसी चैप्टर में। खाड़ी युद्ध से लेकर इराक में हमले तथा अमेरिकी वर्चस्व के बारे में समझेंगे इस अध्याय में। मतलब इस अध्याय में आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ना है। ये जो आप देखें ये सब, पहले ये वाला सब, ये आपका हो गया है चैप्टर 1 और 2 में। जाके जरूर देखिएगा, तभी आपको और इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक है, चलिए उससे पहले मेरे दोस्त एक बात और बता देते, अगर आप इस चैनल से सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा से अच्छा तैयारी कराया जाएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप 12th क्लास का ऑन नोट चाहिए तो इस नंबर पर एक बार जरूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। अब चलिए आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर क्या लिखा है? अमेरिका द्वारा नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत। ये जो अमेरिका जो है ना, वो अपनी नई व्यवस्था शुरुआत कर दिया। क्या क्या व्यवस्था था इसके बारे में ये आपको डिटेल में बताया गया। तो क्या क्या व्यवस्था था इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है? अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत 1991 में हुई थी। बिल्कुल सही बात है। कब? 1991, क्योंकि 1945 से लेकर 1991 तक शीत युद्ध चला। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? ये शीत युद्ध में एक देश खत्म हो गया था, दूसरा देश उभरा जो कि अमेरिका था। और ये 1991 तक इसका वर्चस्व चला। ठीक है, जब सोवियत संघ गायब हो गया था, मतलब जब सोवियत संघ विघटन हो गया या गायब हो गया, ये कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। इतिहास में अमेरिकी वर्चस्व 1991 तक ही सीमित नहीं था। मतलब जो 1991 तक बोला जा रहा है वह इतिहास में 1991 तक ही वर्चस्व नहीं था। किसका? अमेरिका का। उससे ज़्यादा भी था। क्या था? उससे ज़्यादा। चलिए, अमेरिका 1991 से ही अपना वर्चस्व ताकत दिखाना शुरू कर दिया। क्या किया? ये जो अमेरिका है ना, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तब ये क्या किया? अमेरिका वर्चस्व मतलब अपना ताकत दिखाना स्टार्ट कर दिया। मतलब दूसरे देश पे, अन्य देश में मान लीजिए वहाँ करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। पॉइंट नंबर क्या कह रहा है? 1990 के अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला किया। आपसे पूछा जा सकता है 1990 में कुवैत पर किसने हमला किया? तो इराक ने हमला किया था। किसने किया था? इराक ने हमला किया था और बड़ी तेजी से उस पर कब्जा कर लिया। और क्या किया? कुवैत पर बड़ी तेजी से इराक ने कब्जा कर लिया। ठीक है, आगे चले, थोड़ा सा और मजा आएगा। कुवैत को मुक्त कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने बल प्रयोग की अनुमति दे दी। मतलब उसे बल प्रयोग की अनुमति दे दी। किसको? तो ये हमें कुवैत को कौन दिया? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका दे, संयुक्त राज्य संघ दे, जो कि ये विघटन हो जाता है 1991 में। कब बताया? 1991, जो कि हम आपको पहले बताए हुए हैं। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा और मजा आएगा। देखिए क्या कह रहा है? अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश, ये याद रखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज बुश थे, ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दे दी। किसे? तो ये कुवैत को। ठीक है, 34 देशों और 6,60,000 सैनिकों को इराक के विरोध खोल दिया गया। किसके? इराक के विरोध। अभी जस्ट देखिए यहाँ पर क्या किया? इराक ने कुवैत पर
कब्जा कर लिया। क्या किया? 1990 के जब हुआ था तो इराक ने क्या किया? कुवैत पर कब्जा कर लिया। जब ये क्या क्या ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे उन्होंने नई व्यवस्था की, ठीक है। फिर बाद में क्या? 34 देश समझ सकते कितना हो गया? 6,60,000 सैनिकों को इराक की तरफ छोड़ दिया। क्या किया? खोल दिया गया। इसे प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहा जा सकता है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस अभियान को ऑपरेशन डिजर्ट स्मार्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है। क्या कहता है? ये याद रखिएगा। ये जो आपको कहा जाता है, जो ये जो खोले थे, कितने इतने सैनिक खोले थे? 6,60,000 इराक के तरफ। इसे क्या कहा जाता है? ये याद रखिए। क्या रखिए? ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है, ठीक है। चलिए, किसके द्वारा खोला गया था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा चलाया गया था यह अभियान। और आप पूछा जा रहा है इराक के राष्ट्रपति कौन है? तो सद्दाम हुसैन। आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में इराक के राष्ट्रपति कौन है? तो सद्दाम हुसैन। क्या है? सद्दाम हुसैन। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। इस युद्ध में अमेरिका ने स्मार्ट बमों का प्रयोग किया। क्या क्या? स्मार्ट बम। ये जो अमेरिका है ना, वो क्या क्या बहुत डेवलप हो गया था और एक ताकतवर देश भी बन गया था। उसका मुकाबला कोई कर भी नहीं पा रहा था। तो क्या हुआ? ये जो क्या क्या स्मार्ट बम नहीं होता कि अच्छा से काम हम करे, इसे कंप्यूटराइज भी कहा जाना लगा, कंप्यूटर युद्ध भी कहा जाता है। साथ ही साथ वीडियो गेम वार के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आप गेम खेलते, ठीक है, जैसे पबजी खेलते, फ्री फायर खेलते, या कोई भी कॉल ऑफ ड्यूटी ये सब खेलते गेम, तो उसमें क्या रहता है? इनेमी रहता है, तो उसे मारते। उसी प्रकार ये क्या क्या अमेरिका वीडियो गेम की तरह वार करना स्टार्ट किया, ठीक है। चलिए, इस युद्ध में अमेरिका ने मुनाफा कमाया। क्या क्या? देखिए, ये जो कुवैत और इराक के बीच में भी जो झगड़झट हुआ था, इसमें भी अमेरिका क्या क्या मुनाफा कमाया था। जितनी रकम खर्चा किया उससे कहीं ज़्यादा जर्मनी, जापान और सऊदी अरब जैसे देशों से मिली थी। मतलब कि जितना रुपया, जैसे 5 रुपये खर्चा किया तो उससे कितना? 25 रुपये मिल गया। किसे? अमेरिका को। तो समझिए ये बेनिफिट ना है कि नहीं है? तो उसे मुनाफा ही कमाया होगा। चलिए, इसमें देखिए क्या आपको समझाया है जो कि आपको ज़्यादा खास कर देखिए, अमेरिका द्वारा नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत। चलिए मेरे दोस्त, एक बात और बताइए कि इसमें आपको थोड़ा सा भी समझ में आया कि नहीं। जब आप कॉपी में नोट कीजिएगा ना तो आपको और मज़ा से समझ में आए। देखिए, सबसे पहले एक बात ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और उसके बाद ये देखिए, अमेरिका 1991 से ही अपना वर्चस्व दिखाना, ये भी याद रखिएगा। और ये याद ज़्यादा खास कर रखिएगा, ये कुवैत पर किसने हमला किया था? तो इराक ने किया था। ये याद रखिएगा, कुवैत पर किसने हमला किया था? तो इराक ने किया था। और कब किया था? तो 1990 में, ठीक है। चलिए, और इससे ये जो किया था, कुवैत को मुक्त कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने बल प्रयोग किया था। ये संयुक्त राष्ट्र जैसे कुवैत को छुड़ाने के लिए या मुक्त करवाने के लिए ये हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ ने बल प्रयोग दिया था, ठीक है। ये सब कुछ टर्म है, याद रखिएगा, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ये भी याद रखा जा सकता है कि इराक के विरुद्ध खोला गया प्रथम युद्ध क्या कहलाता है? तो ये प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहा जाता है इसे, ठीक है। चलिए, और इसे क्या कहा जाता है? तो ये भी याद रखिएगा। ये इराक के राष्ट्रपति कौन है? इसे क्या किया गया? अमेरिका ने कौन सा बम के बारे में बताया? तो ये सब बताया। ये जो देख रहे हैं ना, ये जो ब्लू ब्लू, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी है, याद कीजिएगा तो आपके लिए और बेस्ट वाली बात है। अब यहाँ पर कह रहा है क्लिंटन का दौर। क्या है? क्लिंटन का इरा, क्लिंटन इरा। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, विलियम जेफरसन प्रथम खाड़ी युद्ध जीतने के बावजूद जॉर्ज बुश 1992 में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार विलियम जॉनसन क्लिंटन से राष्ट्रपति पद का चुनाव हार गया। क्या हुआ? देखिए, ये जो था ना विलियम जोसेफ, ये 1992 में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार डेमोक्रेटिक पार्टी के थे, ठीक है। लेकिन वो जो प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था वो जीतने के बावजूद, मतलब ये जीत गया, ठीक है। कौन? तो ये हमारे ये, ठीक है, ये जीत गया। और उसके बाद क्या हुआ? 1992 में जैसे चुनाव नहीं होता है, तो ये क्लिंटन से हार गया। क्या हुआ? क्लिंटन से राष्ट्रपति पद का चुनाव हार गया। कौन? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्लिंटन से राष्ट्रपति का पद किसने हार गया? तो ये हमारे ये विलियम याद रखिएगा, थोड़ा सा यही याद हो जाएगा। चलिए, अब आगे चलते हैं बिल क्लिंटन के बारे में। क्लिंटन नाम बोलेगा तभी चल जाएगा। क्लिंटन ने विदेश नीति को जगह जगह घरेलू नीति को अपनाया। क्या किया? मतलब देश विदेश को छोड़कर वह अपने स्थान, जैसे घर होता है ना, उसी को अपनाया और उसे डेवलप करने की कोशिश ही किया होगा। बिल क्लिंटन 1996 में दोबारा राष्ट्रपति बने। और क्या हुआ? ये फिर से दोबारा 1996 में राष्ट्रपति बना। मतलब कि 1992 में तो बन गया, फिर 4 साल का होगा या 5 साल का होगा, तो ये फिर 1996 में बना।
और 8 साल तक पद पर रहे। कौन? आपसे पूछा जा सकता है कि 8 साल तक पद पर कौन रहा, तो क्लिंटन रहे थे। ठीक है, चलिए आगे चलिए। यूगोस्लाविया ने अल्बानिया लोगों के आंदोलन को कुचलने के लिए 1999 में कार्रवाई की। कौन? क्या आपसे पूछा भी जा सकता है 1999 में अल्बानियाई लोगों को कुचलने के लिए किसने आंदोलन कराया था, तो यूगोस्लाविया ने। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अमेरिकी नेतृत्व में नाटो के देशों ने यूगोस्लावियाई क्षेत्रों पर 2 महीने तक बमबारी की। देखिए ये जो बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है, अमेरिका क्या किया, अमेरिका तो नाटो के ही तरफ से था, और ये यूगोस्लाविया है ना, वहां पर 2 महीना तक लगातार 2 महीना पर क्या हुआ, बमबारी किया। मतलब ये कंप्यूटराइड से स्मार्ट बम, वीडियो गेम, उसके जरिए क्या किया, वहां पर बम फेंक रहा था। ठीक है, सारा आरोप अल कायदा को जिम्मेदार ठहराया। और बाद में क्या, ये जो ये नाटो के द्वारा जो बम फेंका गया, और ये सारा के सारा जो आरोप गया इस पे गया। याद रखिएगा, क्योंकि ये देखिए बुक पढ़ने का यही मजा है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, ऑपरेशन इनफाइंट रिच। क्या कहता है, ऑपरेशन इनफाइंट रिच का आदेश राष्ट्रपति क्लिंटन ने दिया था। क्या दिया था, इसका जो आदेश दिया था क्लिंटन ने दिया था। याद रखिएगा, क्योंकि यही बहुत अच्छा है। ये ज़्यादा खासकर इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है। क्या है ये, इंपॉर्टेंट भी है। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाएगा इसमें से प्रश्न। कैसे याद रखिएगा, चलिए बताते हैं, आपको याद हो जाएगा। और इसी चैप्टर में आपको पूरा का पूरा बता देंगे, दूसरे चैप्टर देखने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे जितना बड़ा बन जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 9-11 क्या है, 9-11 क्या है, व्हाट इज 9-11, क्या है, व्हाट इज 9-11। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर विमानों है ना, विमान मतलब विमान के नहीं, एरोप्लेन से होता है, उसी प्रकार जैसे जनदेव नहीं, देखिए बॉर्डर फिल्म देखिएगा तो उसमें आपको ये विमान के बारे में बहुत थोड़ा देता है। चलिए 11 सितंबर 2001 के अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने के चंद मिनटों बाद 4 अमेरिकी व्यवसायी विमानों पर कब्जा कर लिया। क्या किया, देखिए सबसे पहले समझिए ये क्या किया। मतलब 11 सितंबर 2001 को, याद रखिएगा आपसे पूछा जा सकता है, 11 सितंबर 2001 को क्या क्या 19 अपहरणकर्ता ने, 19 आदमी थे। कितने थे, 19 आदमी थे। और 4 मतलब कि उड़ान भरने के चंद मिनटों, मतलब उड़ान भरा और उसी समय 4 अमेरिकी वर्चस्व विमानों पर कब्जा कर लिया। किसका विमान था, अमेरिका का विमान था। किसका था मेरे दोस्त, अमेरिका था। और क्या किया, उस पर कब्जा कर लिया। क्या किया, कब्जा कर लिया। अब जो 19 अपहरण करता थे वो जो कहेगा वही करेगा ना। तो देखिए क्या क्या किया उसके बारे में बात करते हैं। 2 विमान न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की उत्तरी और दक्षिणी टकराव टावर से टकराए। क्या किया, उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकरा दिया। अब सोचिए जो विमान से टकरा देगा तो कितने नुकसान होगा। मान लीजिए 4 को विमान को पकड़ लिया, सही बात, मान लीजिए 4 को पकड़ लिया और 4 में 2 को इधर टकरा दिया किसी से, तो क्या होगा, जितना दूर जगह हो वहां पर विनाश कर दीजिएगा। फोटो देखिएगा ना तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको भी। देखिए आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का गठन कब हुआ था, तो ये आपको ये याद रखना है 11 सितंबर 2001 को। ऑब्जेक्टिव में कल या परसों कराएंगे तो आपको ये प्रश्न ज़्यादा खासकर पूछने का देखेगा। ठीक है, वहीं पर तीसरा विमान जो हुआ, तीसरा विमान वर्जीनिया के अर्लिंगटन स्थित पेंटागन से टकराया। क्या क्या, पेंटागन से टकरा दिया। पेंटागन अमेरिका का रक्षा विभाग का मुख्यालय था। क्या हुआ, ये जो पेंटागन है वो अमेरिका का रक्षा विभाग था, जहाँ पर रक्षा उक्षा नहीं होता वो था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि तीसरा विमान कहाँ पर गया था, पेंटागन में गिराया था। किस कहाँ पर, तो रक्षा विभाग में गिराया गया था। तीसरा विमान कहाँ गिराया था, रक्षा विभाग में, किसके, अमेरिका के। चलिए, और ये चौथा विमान क्या था, कांग्रेस के मुख्य इमारत से टकराना था। क्या था, कहाँ से टकराना था मेरे दोस्त, कांग्रेस के मुख्य इमारत से टकराना था, लेकिन पेंसिल्वेनिया के खेत में गिर गया। ये चौथा था वो बच गया। एक तरीके से समझिए तो चौथा बच गया, क्योंकि ये खेत में गिर गया तो चौथा बर्बाद हो गया। लेकिन 3 जो विमान थे, 1-2 विमान जो थे, 3 विमान, तो ये तीनों के तीनों बहुत ही नुकसान किए थे। कहाँ, अमेरिका पे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बताते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या कहता है, इसी हमले को 9-11 कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 9-11 कहा जाता है। इस हमले में लगभग 3000 व्यक्ति मारे गए। आप सोचिए 3000 व्यक्ति मारे गए, और इसका बदला अमेरिका लेता है। क्या होता है, इसका बदला अमेरिका लेता है बाद में। देखिए इस हमले में लगभग 3000 व्यक्ति मारे गए। यह अमेरिका के लिए सबसे घातक का दिन था, और यह सबसे अमेरिका का
घातक का दिन कह सकते हैं। मतलब जो मान लीजिए एक देश में अगर 3000 व्यक्ति एक दिन में मारा जाएगा तो सोच लीजिए उस दिन को क्या कहा जा सकता है, सबसे खराब दिन कहा जाएगा कि नहीं। जैसे मान लीजिए भारत में ही अगर एक दिन में 3000 व्यक्तियों को बम से उड़ा दिया जाए, जैसे एक दिल्ली मद्रास कहीं भी कोई जगह अगर 3 बम गिरा दिया जाए तो क्या होगा, पूरा परिवार तहलमहल हो जाएगा। तो क्या होगा, ये दिन बहुत ही अशुभ होगा। ठीक है। अमेरिका 1976 में देश बना, क्या हुआ 1976 में देश बना से पूछा भी जा सकता है अमेरिका कब देश बना था, 1976 में। तो ये क्या था आपके 9-2-11 के थे, क्या थे 9-2-11, ये याद रखिएगा। ज़्यादा खासकर आपको याद इसमें से ये रखना है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो कि ये याद रखना है। चलिए, ये रक्षा पेंटागन कहाँ गिरा गया था, तो मेरे रक्षा विभाग में। ठीक है। और चौथा तो फ्लॉप ही चल जाता है। और इसमें कितने लोग मारे गए थे, तो 3000 व्यक्ति मारे गए थे। ठीक है। चलिए, अब आ गया आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध। जो अमेरिका है ना, उस पर तो बहुत बड़ा भयंकर युद्ध करवा दिया था, उस पर अमेरिका को बहुत ही हानि हो गया था। कि अब ये जो अमेरिका का है ना, उसके बारे में बताया जा रहा आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध। अमेरिका ने आतंकवाद के विरुद्ध भयंकर कार्रवाई की। अब जो आतंकवाद 19 आतंकवादी थे वो क्या किया, अमेरिका को तो तहस नहस कर दिया, धज्जियां उड़ा दिया बढ़िया से। अब देखिए अमेरिका क्या क्या अब करेगा, कुछ न कुछ तो जरूर है। तो वो भी क्या क्या भयंकर आतंक कार्रवाई कर दिया, किसके विरुद्ध, आतंकवाद के विरुद्ध। आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के रूप में अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्रयूइंग फ्रीडम चलाया। क्या चलाया, यह आपसे पूछा जा सकता है। आतंकवाद के विरुद्ध अमेरिका ने कौन सा विश्वव्यापी युद्ध चालू किया था, तो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ये याद रखिएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ठीक है। 9/11 का शक अल कायदा और अफगानिस्तान तालिबानी शासकों बनाया गया था। मतलब कि जो 9/11 के जो हमला हुआ था अमेरिका पर, वह किसको बनाया गया था, शक अल कायदा और अफगानिस्तान पे लगाया कि यही दोनों होगा, सो किया होगा क्या, बम मिसाइल विसाइल अटैक किया होगा। चलिए, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब इराक पर आक्रमण, क्या हुआ, अटैक ऑन दी इराक। क्या हुआ, अटैक ऑन दी इराक। चलिए, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर गर्मी कुछ ज़्यादा है। ठीक है। तो गर्मी में शूटिंग करना मतलब वीडियो शूट उट करना थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा आवाज़ भी आपको बहुत ही कम आ रहा होगा बाहर से। ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं इराक पर आक्रमण, ये तो हम बता दिए हैं। अब चलिए, अमेरिका ने इराक पर 19 मार्च 1903 को ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से हमला किया। और ये क्या किया अमेरिका ने इतने को, मतलब 19 मार्च 2003 को, 2001 को तो अमेरिका का तहस नहस कर दिया। फिर बाद में 2 साल बाद क्या हुआ, ये अमेरिका पर हमला कर दिया। 1 साल बाद मानिए ये क्या किया, ये इराक पे हमला कर दिया। ठीक है। ये अमेरिका की तरफ से 40 से अधिक देश शामिल थे। और क्या हुआ, इसमें 40 से भी अधिक देश शामिल थे, किसमें, अमेरिका की तरफ से। इराक में अमेरिका के खिलाफ एक पूर्ण व्यापी विद्रोह भड़क गया। मतलब जब अमेरिका ने क्या किया, उस पर हमला कर दिया। ठीक है। तो इसमें समझिए, जिस देश में मान लीजिए अमेरिका अगर भारत पे हमला कर रहा है तो क्या होगा, भारत के जितने भी लोग होंगे वो अमेरिका से नफरत ही करेंगे ना, बिल्कुल। और ये बात में देखिए, अमेरिका के 300 सैनिक इस युद्ध में मारे गए। क्या हुआ, 300 सैनिक मारे गए। अब सोच लीजिए कितने सैनिक, 300 सैनिक मारे गए। इराक के सैनिक ही ज़्यादा बड़ी संख्या में मारे गए, लगभग 5000 नागरिक मारे गए। देखिए, इसमें तो अमेरिका के 300 सैनिक मारे गए, लेकिन 3000 सैनिक मारे गए। लेकिन वहीं पर अमेरिका के देखिए, इराक के देखिए तो इसमें 5000 मारे गए। तो किसका ज़्यादा हुआ, इराक के हुआ। तो अमेरिका को ऐसा गलती नहीं करना चाहिए, किसी के कमजोरी के इतनी मौका नहीं उठाना चाहिए। अब चलिए, वर्चस्व का क्या अर्थ होता है। वर्चस्व जो होता है उसका अर्थ क्या होता है, एक बात मेरे दोस्त, एक बात और समझ लीजिए। अगर आपने चैप्टर 1 चैप्टर 2 नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पॉलिटिकल साइंस प्लेलिस्ट मिलेगा। और अगला जो वीडियो आपका आएगा सब्जेक्टिव आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखिए, आम आदमी की तरह हर समूह भी ताकत पाना और कायम रखना चाहता है। राजनीतिक शक्ति के इर्द गिर्द कहानी घूमती रहती है। मतलब कि इसके कहने का अर्थ ये जो है, अमेरिका का वर्चस्व है उसमें हर देश चाहता कि हम ताकतवर बने और किसी पे हुकूमत करें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। इसके इर्द गिर्द कहानी घूमती रहती है। मान लीजिए अगर यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, और ये जो राजा है बहुत ही शासन है, वह शक्तिशाली, इसे हड़प लेगा। ठीक है, इसे भी हड़प लेगा, लेकिन उसे भी कोई ना कोई हड़पेगा जरूर, इसे भी हड़पेगा जरूर कोई ना कोई। चलिए, अब आगे चलते हैं। वर्चस्व सैन्य शक्ति के अर्थ का परिणाम।
ठीक है, इसका कार्य क्या, वर्चस्व के बारे में। तो इसके बारे में, परिणाम के बारे में क्या हो रहा है इसके बारे में देखते हैं। हेगेमनी के पहले अर्थ का संबंध राज्य के बीच सैन्य क्षमता की बनावट और तेल से है। क्या है, बनावट और तेल से है। किसके, तो ये हमारे राज्य से बताया जा रहा है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अमेरिका सही समय पर अचूक और घातक का वार करने का क्षमता है। देखिए अमेरिका के पास ऐसा एक चीज़ है, अचूक और घातक वार करने की क्षमता है। अमेरिका के पास इतना शक्तिशाली हो ही गया था कि उसका मुकाबला ही नहीं कर पा रहा था कोई। ये ऐसा था कि किसी भी समय उसके अचूक दे सकता था और घातक से घातक वार करके उसे खत्म कर सकता था। अमेरिका कुल 12 ताकतवर देशों से अधिक खर्चा अपनी सैन्य क्षमता के लिए करता था। मतलब कि जो 12 देश है ना, उसके मुकाबला में एक देश वो अमेरिका सिर्फ खर्चा करता था। किस में, सैन्य क्षमता के लिए। आपसे पूछा भी जा सकता है अमेरिका 12 देशों के लिए किस पे अधिक खर्चा है, तो क्या सैन्य क्षमता के लिए खर्चा करता है। ठीक है, चलिए। साम्राज्यवादी शक्ति ने सैन्य बल का प्रयोग महज 4 लक्ष्य जीतने, अवरोध करने, दंड देने और कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए किया। कौन थी ये, हमारी ये साम्राज्यवादी शक्तियों ने। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए ज़्यादा खासकर देखिए, पढ़िएगा बुक तो आपको ऐसा ही मजा आएगा। वर्चस्व क्या है, वर्चस्व ढांचागत ताकत के अर्थ का परिणाम है। क्या है, वर्चस्व ढांचागत ताकत के अर्थ का परिणाम है। तो इसके बारे में देखिए, स्वच्छ वायु और सड़क सार्वजनिक वस्तु के उदाहरण है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सार्वजनिक वस्तु का सबसे बढ़िया उदाहरण समुद्री व्यापार मार्ग है। मतलब अगर सबसे बढ़िया देखा जाए तो व्यापार के लिए समुद्री व्यापार मार्ग सबसे बेस्ट है देखा जाए तो, क्योंकि इसमें खर्चा भी कम होता है बाकी जगह से। अब ये ज़्यादा खासकर याद रखने वाली है कि आज इंटरनेट के जरिए वर्ल्ड वाइड वेब, WWW का फुल फॉर्म होता है, जो कि आप कंप्यूटर सीखिएगा तो उसमें ज़रूर ये पूछेगा। वर्ल्ड वाइड वेब का आभासी संसार साकार हो गया। जगत जोड़ता जाल हिंदी क्या है, इसका हिंदी क्या होता है, जगत जोड़ता जाल हिंदी में कहा जाता है। देखिए आगे चलें। इंटरनेट अमेरिका सैन्य अनुसंधान परियोजना का परिणाम है। यह परियोजना 1950 में शुरू की गई थी। जो इंटरनेट है ना, वो अमेरिका के द्वारा सैन्य अनुसंधान है। मतलब ये तो नहीं कहा जाता कि अमेरिका का पूरा अधिकार इंटरनेट पर, ये नहीं है। ठीक है, इंटरनेट पे किसी का भी अधिकार नहीं है, लेकिन जाना जाता है कि अमेरिका से ही ज़्यादा खास करें। ये कब हुआ था, तो 1950 से। आज भी अमेरिका का अधिक उपग्रह है। मतलब कि अमेरिका की देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उपग्रह है। विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका की 21% हिस्सेदारी है। किस में, तो विश्व में अर्थव्यवस्था में। ठीक है, MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एस्टिमेशन, मास्टर ऑफ बिजनेस एस्टिमेशन डिग्री, ये कहाँ से, ये सभी किया जाता है अमेरिका से ही। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में व्हाइट स्कूल के नाम से भी विश्व का पहला बिजनेस स्कूल खुला। इसकी स्थापना सन 1981 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, MBA की शुरुआत पाठ्यक्रम 1990 में तथा अमेरिका से बाहर MBA के पाठ्यक्रम की शुरुआत 1950 में हुई थी। मतलब कि बाहर जो हुआ था, मतलब अमेरिका में 1990 में हुआ और इससे जो बाहर देशों में हुआ 1950 में। कितना लेट है, देखिए 50 साल का गैप है ना। तो ये ज़्यादा खासकर इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा खासकर आपको ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये भी सब इम्पोर्टेंट ही है। 21% व्यापारी अमेरिका का है, 21% हिस्सेदारी है, कोई बिजनेस करता है। आगे देखिएगा तो एक और चीज़ मिलेगा कि जो भारत का है ना, 65% जो है सॉफ्टवेयर, मतलब भारत से ही कमाता है। ये कौन कमाता है, अमेरिका कमाता है। कैसे कमाता है, ये लास्ट में देखिएगा। अमेरिकी वर्चस्व तथा संस्कृति का परिणाम क्या है। अमेरिका के जो संस्कृति है और वर्चस्व, इसके बारे में बताया है। यहाँ वर्चस्व का आशय है सामाजिक, राजनीतिक और खासकर विचारधारा के धरातल पर किसी वर्ग की बढ़त या दबदबा से है। किससे है, देखिए मेरे दोस्त, इसमें सामाजिक, राजनीतिक, खासकर विचारधारा से है। किसे, विचारधारा से है। और उसमें क्या है, बढ़ता दबदबा, किसी के वर्ग पे दबदबा, कोई जाति पे हो गया, कोई चीज़ पे बढ़ता हुआ दबदबा। सोवियत संघ के युवा नीली जींस आज़ादी का प्रतीक मानते थे। आपसे पूछा जा सकता है, सोवियत संघ के युवा आज़ादी का प्रतीक किसे मानते थे, तो नीली जींस का। ठीक है, नीली जींस का, ये याद रखिएगा। सोवियत संघ के पूरी पीढ़ी के लिए नीली जींस एक अच्छे जीवन के प्रतीक बन गई। क्या हुई, मतलब कि जो सोवियत संघ के जितने भी युवा थे, पीढ़ी थे, वो सब क्या मानते थे, नीली जींस को अच्छा मानते थे। अमेरिका में सबसे बड़ी जीत सांस्कृतिक प्रभुत्व के दायरे में हासिल की गई थी। ठीक है, तो ये अमेरिका का था, संस्कृति के द्वारा किया गया। और एक और लास्ट बचा, उसके बाद ख़त्म है। ये आपका लास्ट है।
भारत और अमेरिका संबंध, ये थे इंडिया एंड यूएसए होना चाहिए रिलेशन। क्या होता है? इंडिया एंड यूएसए रिलेशन। चलिए देखते हैं। शीतयुद्ध के वर्ष में भारत अमेरिकी गुट के विरुद्ध खड़ा था। क्या हुआ? मतलब शीतयुद्ध के जब दौर हुआ था उस समय भारत अमेरिकी गुट के विरुद्ध था। मतलब कि देखिए, रूस तो अपना दोस्त है भारत के, कहा जाए भारत और रूस के बीच बहुत ही अच्छा दोस्ती है, ठीक है, अभी भी है और पहले भी था, ठीक है, पास्ट में भी था। उसी प्रकार क्या किया, भारत ये अमेरिका का विरोधी था, लेकिन भारत की करीबी दोस्ती सोवियत संघ से थी। किससे थी? सोवियत संघ से, जो कि हम आपको बताएं सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत मित्र विहीन हो गया। मतलब जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो ये जो भारत है ना, वो मित्र विहीन हो गया, मतलब उसका कोई मित्र देखा जाए तो नहीं था। भारत और अमेरिका के संबंधों में निम्नलिखित कारण थे। भारत और जो अमेरिका है उसमें अनेक प्रकार के कारण। देखिए क्या होता है, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात का 65% अमेरिका को जाता है। मतलब भारत से कितना जाता है? 65%। आप सोच सकते हैं, सिर्फ 65% अगर अमेरिका से ना जाकर इंडिया में रहे। जैसे मान लीजिए अगर कोई अच्छा से अच्छा कर लेता है, ठीक है, मान लीजिए कोई चीज़ ITI कोई चीज़ होता है ना, इंजीनियर, और ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनी के बन जाता है, तो उसे क्या करता है, सीधे सेटल होकर अमेरिका चला जाता है। नहीं, भारत में नहीं रहता। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि यहाँ पर 40,000 मिलता है तो अमेरिका में 1 लाख का मिलता है। यहाँ पर 40,000 सैलरी तो वहाँ पर 1 लाख की सैलरी है। तो कोई यहाँ से ज़्यादा यहाँ रहना पसंद करेगा, कोई भी। आप भी चाहिए तो ये भी यही कहिएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। होना चाहिए अपना अपना अलग है। व्यय के 35% तकनीकी कर्मचारी भारतीय मूल के थे। मतलब कि 35% जो मिलते हैं वह कर्मचारी भारतीय ही रहते हैं। 3 लाख भारतीय सिलिकॉन वैली में काम करते। कितने? सिलिकॉन वैली ये जगह का नाम है शायद। उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 15% कंपनी की शुरुआत अमेरिका में बसे भारतीय नहीं किया। 15% जो कंपनी है वह भारत के ही व्यापारी सब हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थे। और 1 मिनट और मेरे दोस्त, हम एक बात और बताएंगे। देखिए ये सब जो है ना, आपको समझ में थोड़ा सा कम आएगा। देखिए हम आपको जो भी चीज़ पढ़ाते हैं प्योर आपको NCERT बुक से पढ़ाते हैं। कहाँ से पढ़ाते हैं? NCERT बुक से। थोड़ा सा पढ़ने में बोरिंग लग रहा होगा लेकिन बेस्ट है, ठीक है। आप चैप्टर 1 जाके देखिए, उसके बाद चैप्टर 2 देखिए, तब आपको चैप्टर 3 आपको इतना मजा आएगा समझ में कि मत पूछिए। तो जाके चैप्टर 1 ये सब देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक बार दोबारा देख लीजिएगा तो और मजा आ जाएगा आपके लिए। अगर आपको PDF चाहिए मेरे दोस्त, एक बात और बता दें, अगर आपको PDF चाहिए तो एक बार इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, आपको ज़रूर PDF मिलेगा। क्या मिलेगा? इस नंबर पे। थोड़ा सा चार्ज लगेगा, आपको मिल जाएगा। अगर आपको PDF टेलीग्राम पे चाहिए, मतलब टेलीग्राम पर चाहिए, तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाके यूट्यूब पे नहीं, टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाके जरूर देख लीजिए। अगर आपका भाई बहन कोई भी है तो क्लास 10th में, तो उसे RDX सेल्फ स्टडी के बारे में बताइएगा, ठीक है। और चैप्टर 1 और 2 का प्लेलिस्ट नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।